अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने लॉ का मीनिंग, डेफिनेशन, डिफरेंट जूरीज ने जो डेफिनेशन लिखी थी हमने एक लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से उसको जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने कर लिए। अब हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को हम देखेंगे कि लॉ को किस किस तरह किस किस कैटेगरी में जो है वो क्लासीफाइड किया गया है। लॉ को क्लासीफाई किया गया है इम्पेरेटिव और पॉजिटिव लॉ में, ठीक है, फिज़िकल और साइंटिफिक लॉ में, नेचुरल और मॉरल, कन्वेंशनल, कस्टमरी, प्रैक्टिकल और टेक्निकल, इंटरनेशनल, सिविल लॉ, इन सब में लॉ को जो है वो क्लासीफाइड किया गया है। बारी बारी करके हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता नहीं है कि हम इसकी बेसिक डिटेल्स करें, हम बेसिक डेफिनेशन करें। हम इस वीडियो में प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन जिस तरह से हमने अटैम्प्ट करना है पेपर में वैसे ही पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि लॉ की डेफिनेशन, इम्पेरेटिव लॉ की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेनेशन, उसमें जो फर्दर काइंड्स हैं सबकी एक्सप्लेनेशन हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आ जाता है जी इम्पेरेटिव लॉ की डेफिनेशन। Law in this sense means a rule which prescribed a general course of action enforced by authority by physical force or any other compulsion. ओवरऑल इम्पेरेटिव लॉ हम किसे कहते हैं? इम्पेरेटिव लॉ कहा जाता है बेसिकली एक रूल जो आपके ऊपर किसी अथॉरिटी ने इन्फोर्स करा दिया हो। आपका एक रूल है कोई भी, वो रूल पास आउट हुआ है और उसको अब इन्फोर्स कराया जा रहा है अथॉरिटी से। बेसिकली वो आपको जो है वो अपनी पावर्स के थ्रू भी मनवा सकते हैं, वो कोई पावर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी और कंपल्सन जो है वो यूज़ कर सकते हैं इनको अप्लाई करने के लिए। इम्पेरेटिव लॉ बेसिकली आपके पास क्या हुआ? इम्पेरेटिव लॉ ये है कि आप के पास कोई एक रूल आया है और उसको अथॉरिटी, आपके मुल्क की जो अथॉरिटी है उसने आके इन्फोर्स कराया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे मीनिंग जो है वो लॉ का मीनिंग है जी कमांड, रूल और अथॉरिटी। इम्पेरेटिव का, ये इम्पेरेटिव लॉ का जो मीनिंग है वो है कमांड, रूल और अथॉरिटी। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि अथॉरिटी कोई रूल को आपके ऊपर इन्फोर्स करा रही है कि आपने इनको जो है वो फॉलो करना है, ऐसे ही। फिर उसके बाद चीफ़ एडवोकेट इस लॉ का जो है वो ऑस्टन है। द चीफ़ एडवोकेट ऑफ इम्पेरेटिव लॉ इज़ ऑस्टन हु डिफाइंस लॉ एज अ कमांड, जिन्होंने लॉ को जो है वो एज अ कमांड जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। चीफ़ एडवोकेट कौन है? चीफ़ एडवोकेट लॉ के ऑस्टन है। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे जी करेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इसको एक जनरल रूल होना चाहिए, इट मस्ट बी अ जनरल रूल। देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी बिहाइंड इट। इसके पीछे कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए, समझ आई? कि आपको ज़ाहिर है कोई रूल है वो इन्फोर्स कराया जाएगा, कोई अथॉरिटी ही इन्फोर्स कराएगी ना। फिर उसके बाद दूसरा है जी मस्ट बी इन्फोर्स बाय सुपीरियर पावर, कि कोई आपके ऊपर सुपीरियर पावर, अगर आपने रूल बना लिया है तो उसको इन्फोर्स भी कराया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जी एक्सप्लेनेशन किन की? एक्सप्लेनेशन जो है वो हम देखेंगे इस पॉइंट की जो हमने पीछे पढ़ा है और इस पॉइंट की, इनकी हम एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। General rule, a rule which implies to particular individual only or on a set of circumstances, but neither to all members of the class nor to the period subsequent of the given time, will not constitute a rule of imperative law. अब क्या है कि लॉ जो है वो इम्प्लाई किया जाता है किसी पर्टिकुलर जो है वो इंडिविजुअल को और द सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल के ऊपर कोई लॉ आया है तो आप उस सोसाइटी में मौजूद सब ही बंदों को सज़ाएं दोगे, ऐसा नहीं होता। आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और पर्टिकुलर लोगों को जो है वो दोगे। उसके बाद हम जनरल मीनिंग की तरफ आ जाते हैं। जनरल मीनिंग जो है वो the word general not necessarily mean to all,
ट्रैफिक रूल जो होते हैं हम कहते हैं कि वो सारे सब पर जनरल नहीं है, जनरली सारे ड्राइवर्स को जो है वो इम्पोज़ किया जाता है कि आपने ये ट्रैवल रूल्स। इसी तरह आपके पास अगर एक ले लें एग्जांपल उनकी, कोई मास्टर ले लें, कोई वो अपने सर्वेंट के ऊपर जो है वो कुछ रूल्स नाफिज करता है कि भाई तुम्हें मैंने रखा है, तुमने इस मुताबिक जो है वो काम करने हैं, ठीक है। अब वो जब वो उन रूल्स को रखेगा और उनको जो है वो इन्फोर्स कराएगा, वो एक इंडिविजुअल पर है, कर रहा है, वो भी एक अथॉरिटी है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल है, आप उसे इम्पेरेटिव लॉ में कंसीडर नहीं कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने जहन में रख लेनी है। ट्रैफिक रूल्स हो गया, फिर उसके बाद जो है वो आगे एग्जांपल ले लिया हमने मास्टर और सर्वेंट की। अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जी, देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी बिहाइंड इट। डिवाइन लॉ मतलब कुछ सम सुपीरियर गिव इम्पेरेटिव लॉ मे बी ह्यूमन और डिवाइन। अब ये जो इम्पेरेटिव लॉ है ना, इसको या तो ह्यूमन या फिर कोई डिवाइन पावर जो है वो इसको इन्फोर्स कराएगी। जैसे डिवाइन लॉ हम देखेंगे, कंसिस्ट ऑफ कमांडमेंट्स ऑफ फोर्स इंजॉयड अपॉन मैन, ठीक है। आप क्या है कि कंसिस्ट ऑफ कमांडमेंट ऑफ गॉड इंजॉयड अपॉन मैन। अब आप इसमें क्या करोगे कि ये देखोगे कुछ कमांडमेंट्स हमारी तरफ पे कुदरत की तरफ से भी हमारे ऊपर नाफिज हैं, हमारे कुछ लिमिट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, हम उन्हें क्रॉस नहीं कर सकते। उन्हें क्रॉस करेंगे तो जाहिर है हमें सज़ा मिलेगी ना। सेम वैसे ही ह्यूमन रूल है, ह्यूमन लॉ है। ह्यूमन लॉ क्या है कि कंसिस्ट ऑफ इम्पेरेटिव रूल्स इम्पोज्ड अपॉन मैन बाय मैन। अब हम इंसानों ने इंसानों के लिए कुछ कानून बनाए हैं और उनको फोर्स वो कराते हैं, इम्पोज कराते हैं, ख़ुद कराते हैं, कोई अथॉरिटी होती है वो कराती है। फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जी, काइंड्स ऑफ इम्पेरेटिव लॉ। इम्पेरेटिव लॉ की जब हम काइंड्स पढ़ेंगे तो वो जो है ये 4 काइंड्स हैं, डिवाइन लॉ, सिविल लॉ, पॉजिटिव लॉ, इंटरनेशनल लॉ। ये जो है वो इसकी काइंड्स हैं। अब इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले जी हम पढ़ने जा रहे हैं डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ हमने ऊपर भी पढ़ा है, कमांडमेंट ऑफ गॉड लेड ऑन, कमांडमेंट ऑफ गॉड, और ये गॉड जो है वो गॉड की तरफ से इन्फोर्स होती हैं। जैसे ये भी इम्पेरेटिव लॉ की एक काइंड है, किस तरह कि हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है। इम्पेरेटिव लॉ में हमने यही पढ़ा है ना कि हमारे ऊपर रूल को कोई अथॉरिटी इन्फोर्स कराती है, सेम एज इन दिस केस। इस केस में भी ऐसे होगा, एक अथॉरिटी है वो आपके ऊपर इन्फोर्स करा रही है, इसलिए ये एक काइंड है इम्पेरेटिव। ये काइंड आ गई है आपके पास एक इम्पेरेटिव लॉ की। नेक्स्ट है आपके पास सिविल लॉ। Civil law भी एक is also imperative law because it is also enforced by superior law. It should have be followed necessarily and its breach entails in punishment. अब इसमें क्या है कि इम्पेरेटिव लॉ है, ये भी इसकी भी एक सुपीरियर पावर के साथ इन्फोर्समेंट हो रही है, और अगर आप इसको खिलाफ वर्जी करते हो तो आपको जो है वो पनिशमेंट मिलती है, जो कि प्राइमरी इम्पेरेटिव लॉ की जो है वो एक करेक्टरिस्टिक है। Positive morality, the rules of society regarding moral and immoral causes are also imperative law because they are also enforced by some authority, that is society, and its breach entails punishment by contempt, जिसे आप तौहीन कहते हो, रेडिक्यूल, तहज़ीक और बाइकॉट, कता ताल्लुकी कर देते हो। कहता है कि सोसाइटी में होते हैं ना रूल्स, कुछ सोसाइटी ने रूल्स अपने बनाए होते हैं कि आपको ये रूल्स हर सूरत पे मानने ही मानने हैं। अगर कोई नहीं मानता तो फिर उनको जो है वो पनिशमेंट दी जाती है, वो बेशक उसकी तौहीन करके दी जाए, उसकी तहज़ीक करके दी जाए, कोई समाजी मजम्मत कर दी जाए, या फिर उन्हें माशरे से निकाल दिया जाए उस सोसाइटी से। तो ये होता है कि सोसाइटी की तरफ से। इंटरनेशनल लॉ होता है कि कुछ रूल्स इज़ आल्सो इम्पेरेटिव लॉ बिकॉज द एप्लीकेशन ऑफ एंड इंटरनेशनल कंडक्ट आर held on by civilized states presently by regular international body known as the United Nation Organization। अब ये होता है कि इंटरनेशनल लॉ में ये होता है कि आपके जो रूल्स होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स जो होती हैं वो बैठती हैं, वो रूल्स बनाती हैं। अब अगर वो रूल बनाती हैं तो जाहिर है वो अथॉरिटी ने रूल्स कुछ बनाए हैं स्टेट्स के लिए, तो अब वो स्टेट्स पर इन्फोर्स भी वही लोग करवाएंगे।
ऐसे ही होता है ना, इम्पेरेटिव लॉ भी यही है कि आपके पास एक रूल है और आपको इन्फोर्स कराया जा रहा है अथॉरिटी से। इंटरनेशनल लॉ इस तरह से उसकी काइंड हो गई है, सिविल, पॉजिटिव, इंटरनेशनल लॉ, डिवाइन लॉ, ये इसकी काइंड्स हो गई हैं। आगे जी बात होती है सैंक्शंस की। सैंक्शंस होती है, इट मीन्स इंस्ट्रूमेंट कुरियन, यानी जबर का एक जो है वो ये आला होता है, बाई विच एनी सिस्टम ऑफ इम्पेरेटिव लॉ इज़ फोर्स, जिनको यूज़ करके ना आप इम्पेरेटिव लॉ को फोर्स कराते हो। जैसे फ़िज़िकल लॉ है आगे आपके पास, फ़िज़िकल लॉ, फ़िज़िकल फोर्स अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ द सैंक्शन ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी आपके ऊपर जो आपकी स्टेट जस्टिस को कायम रखने के लिए जो है वो आपके ऊपर फ़िज़िकल फोर्स अप्लाई करती है ना, वो सैंक्शन की फ़र्स्ट क्लास में आती है, वो सैंक्शन की फ़र्स्ट क्लास में आएगी यहाँ पे। अब अगर सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में जो रूल्स रखे जाते हैं उनको कोई वायलेट करे तो उनको ये जो सारा कुछ है, कंटेम्प्ट, रेडिक्यूल, सेंसर, इन सब के जो है वो सामना करना पड़ता है अगर वो रूल्स को जो नहीं करते, मानते नहीं हैं। तो फिर उनके नतीजे में वो जो उनको जो है वो ज़ाहिर है वो पॉजिटिव मोरालिटी को ब्रीच करते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो जो सेंक्शन उन पर लगेगी वो सेकेंड क्लास में लाया करेगी। उसके बाद ये आ जाता है कि थ्रेट्स ऑफ डिवाइन एंगर एंड पनिशमेंट आफ्टर डेथ और द सेंक्शंस आफ्टर डिवाइन लॉ एंड फॉल विद। अब क्या होता है कि कुछ कुदरत की तरफ से कानून है ना हमारे ऊपर है कि हमने ये करना है, ये नहीं करना, और अगर हम उनके खिलाफ वर्जी करते हैं तो हमें दुनिया में भी सज़ा का डर होता है कि हमें सज़ा मिलेगी, और जब हम मर जाएंगे हमारी डेथ के बाद भी हमारे लिए सज़ाएं हैं, तो वो सारी जो हैं वो हम अगर नहीं करते तो हमें वो सज़ाएं दी जाएंगी, और इसलिए वो सारी सज़ाएं जो होती हैं वो थर्ड कैटेगरी में फ़ॉल कर रही होती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वार, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, जब इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कोई करता है तो फिर उसको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। वॉर हो गया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया, सर्वेलेंस ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गया, और सैंक्शंस बिहाइंड इंटरनेशनल लॉ एंड फॉल विद इन, और ये जो है वो आपके पास लास्ट कैटेगरी में फॉल करेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी डिस्टिंक्शन बिटवीन सैंक्शंस एंड रिवॉर्ड। सबसे पहले रिवार्ड और सैंक्शन में होता है कि रिवार्ड आपके पास होती है कि आपको कोई एक मुआवजा दिया जाए, कोई काम किया है आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई है, कोई भी आपने काम अच्छा किया है तो आपको एज अ प्राइज़ आपको कोई चीज़ दी जाए, इंड्यूसमेंट होता है, तरगीब, ठीक है, और वो आपको वो मिल गई है। लेकिन जब ये आप दूसरी बात करते हो सैंक्शन की, तो सैंक्शन क्या होता है कि आप पेनल्टी से बचना चाहते हो, इज़ एन इंड्यूसमेंट टू अवॉइड पेनल्टी। फिर आ जाता है सैंक्शन अराइजेज व्हेन ब्रीच सम ड्यूटी अकर्स बट रिवॉर्ड नीड्स नो ड्यूटी, ठीक है। आपका क्या सीन होता है कि आपको सैंक्शन में होता है कि आपको कोई ड्यूटी दी गई है, आपने ये करनी है और आपने नहीं की तो उस पर आपको सज़ा होती है। रिवार्ड के लिए कोई स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं होती, वो आपको कभी भी किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन में आपको मिल सकता है। फिर उसके बाद थ्योरी है ऑस्टन की, इस पर वैसे अलग वीडियो बनाई होगी, लेकिन ये जो यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ऑस्टन कहता है जी, लॉ इज़ कमांड गिवन बाय सोवरेनिटी, इम्पोज बाय द, के मतलब कोई भी एक कमांड है सोवरेनिटी की, उन्होंने इम्पोज कराया है जी, और उसके लिए वो कुछ भी सैंक्शन का वे यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी वो आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करके आपको उसके ऊपर अमल करा सकते हैं। उन पर बहुत सारी क्रिटिकल एनालिसिस बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा माना जाता है अच्छा जॉन सेलमेंट का। उन्होंने जो है वो कहा कि नहीं जी ये इनकी वन साइडेड है, इन्होंने फॉर्मल इश्यूज़ को सोर्सेज को यूज़ किया है और मटेरियल सोर्सेज को यूज़ नहीं किया। वन साइडेड, फार्मल सोर्सेज वन साइडेड, यानी फार्मल सोर्सेज से मतलब क्या है कि आपके पास कोई लॉ है, पार्लियामेंट में है, प्राइम मिनिस्टर ने उसे साइन किया है, कोर्ट में भी हो गया है, और फिर उसके बाद उसको जो है इशू कर दिया गया है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, अगर आपको फॉलो कर लेते हो, आप नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और जबकि उसने जो है वो मटीरियल लॉ को जो है वो इग्नोर कर दिया। मटीरियल लॉ जो कि कानून की एक खूबसूरती है, उसने प्रेसिडेंट, कस्टम वगैरह सबको इग्नोर किया। ये एक थोड़ा सा जो है वो ओवरऑल था इन सब से रिलेटेड।
और आई होप यू लाइक माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ उससे मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक कवर करेंगे, अगला लॉ की काइंड जो है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।